आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही छोटा आर्टिकल बट देन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? नाम से ही पता चल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहेंगे? एक सरफेस जहां पर हर जगह पोटेंशियल बराबर है। सो राइट, a surface on which potential at every point is the same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें क्या बड़ी चीज है, सबको मालूम था, इसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। फाइन, तो अगर ये समझ में आ गया तो चलो सोचते हैं। सपोज हम कहेंगे कोई एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर क्यू कूलम चार्ज। अब ये क्यू कूलम चार्ज के लिए यहां से आर डिस्टेंस में क्या होगा पोटेंशियल? व्हाट विल द पोटेंशियल डिस्टेंस आर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू कूलम्स? k q by r। नाउ यहां से इधर r डिस्टेंस में k q by r, इधर भी k q by r, सामने अगर r डिस्टेंस में लाएंगे k q by r, मतलब वो सारा पॉइंट को अगर जोड़ेंगे जो सरफेस बनेगा, वो सरफेस का हर जगह मिलेगा आपको पोटेंशियल k q by r। वो जो सरफेस बनेगा, वो सरफेस का शेप कैसे बनेगा? हाउ विल बी द शेप ऑफ दैट सरफेस? स्फेरिकल सरफेस बनेगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। मान लो ये सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल V1 है, किसी दूसरे सरफेस पे पोटेंशियल V2 होगा, है ना? सो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगा। सिमिलरली अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो क्या बता सकते हो हाउ विल बी द शेप ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज? ये लाइन चार्ज है, ये ऑब्वियसली इट विल बी सिलिंड्रिकल। ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर का हर एक पॉइंट यहां से बराबर डिस्टेंस पे, तो जो भी होगा पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा। दैट मींस डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी डिफरेंट सिलिंड्रिकल सरफेसेस विद कॉमन एक्सिस एट द लाइन चार्ज, है ना? फॉर ए सरफेस चार्ज, you know the electric field at every point is directed away from the surface charge, sigma by 2 epsilon here and here both sides. So how will be the equipotential surface? Equipotential surfaces will be parallel planes। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, यहाँ पर V3 होगा, है ना? तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड हमें लिखना है, क्या लिखना है? क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में each point what I am writing is a 1 mark question for you। each point what I am writing is a 1 mark question for you, be careful। तो लिखेंगे for a point charge मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को EPS लिखता हूं, ठीक है? तो थोड़ा कम मेहनत पड़ेगा। for a point charge EPS are concentric spherical, ठीक है? for an infinite line charge EPS are coaxial cylindrical। ध्यान रहे, कोएक्सियल कॉमन एक्सिस होना चाहिए। ये कंसेंट्रिक मतलब देयर मस्ट बी ए कॉमन सेंटर, ठीक है ना? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था विथ कॉमन सेंटर। डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी, each one will be spherical but then they will be having a common center। Here each one will be a cylindrical equipotential surface but with a common axis। Similarly for an
इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज, EPSR, EPSR, पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, ये पैरेलल प्लेन से समझ में आ गया, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा है, क्या आएगा क्वेश्चन, what is the shape of equipotential surfaces due to a point charge, what is the shape of equipotential surfaces due to an infinite line charge and due to a surface charge, so you have to remember the answers। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो कि ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें हर जगह पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल V2 है। इफ दे इंटरसेक्ट, व्हाट विल बी द पोटेंशियल हियर, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट V1 or V2। So you say that two different equipotential surfaces, two different EPS never intersect each other। अच्छा ठीक है। नंबर 4, जो क्वेश्चंस आता है, जो मतलब मैं जो नोट दे रहा हूं, that are the questions। पोटेंशियल डिफरेंस between any two points on same equipotential surface, same EPS is, कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके बीच, उसके ऊपर किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा। कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। यस यस यस, हर जगह पोटेंशियल बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल बराबर है। ठीक है। नंबर 5, वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम any point to any other point on an equipotential surface on same EPS, same equipotential surface is, you know, the work done in moving a charge from one point to other, A to B, is given by Q into VA minus VB, Q into VA minus VB. But if A and B are on the same equipotential surface, then VA minus VB is 0. So the work done in moving a charge from any point to any other point on same equipotential surface is 0. कोई वर्क नहीं होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जैसे आप मूव करते हो, नो वर्क विल बी डन, है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू रियलाइज। अभी सपोज पॉइंट नंबर 6 को देखो, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर और यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल बराबर है, और मैं कोई चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया, फिर आई मूव्ड दिस चार्ज, द वर्क डन is given by E dot ds। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया हूं, चलो मानते हैं ds is a small displacement, E is the intensity here in this zone। तो हम जानते हैं कि यहां से यहां तक जाने में वर्क डन कितना, 0, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ना ही डिस्प्लेसमेंट 0 है, ना ये 0 है ना ये 0 है, फिर भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ऐसा कब होता है? Yes, when E and ds are mutually perpendicular। अगर ds ऐसा हुआ तो E must be like this, है कि नहीं? इसका मतलब on an equipotential surface at every point electric field is always normal to the surface। क्या लिखेंगे? On an
equipotential surface EPS, the field intensity is always perpendicular or normal to the surface, ये चीज याद रखना। किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, नॉर्मल टू द सरफेस अगेन दो किस्म का हो सकता है ना, ऐसे बाहर की तरफ हो सकता है, ऐसे अंदर की तरफ हो सकता है। किधर को होगा? डायरेक्टेड। कैसे डायरेक्शन में होगा? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? नॉर्मल टू द सरफेस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, अभी हम देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर था, है ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर था। तो हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ E है दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। और क्या? E इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। E इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब हुआ, अगर हम कहेंगे ये कोई एक लाइन्स ऑफ फ्लक्स है, एट दिस पॉइंट the tangent to the electric lines of flux is E is like this. That means इस पॉइंट से पास करता हुआ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। समझ में आया? तो इससे हमें एक अंदाज मिलता है कि कोई एक पॉइंट चार्ज, कोई एक लाइन चार्ज, कोई एक सरफेस चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं और आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए कहा गया। तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू सी हाउ इज द लाइंस ऑफ फ्लक्स, और उसको परपेंडिकुलर करके इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो वो चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे एज E is tangent to lines of flux and normal to equipotential surface। Therefore क्या मिला? The lines of flux come out of an equipotential surface, कैसे किस डायरेक्शन में निकल के आएंगे? टेंजेंशियली और नॉर्मली। यू विल से नॉर्मली, नॉर्मल टू द सरफेस इन ए डायरेक्शन normal to the surface। Suppose मैं आपको एक छोटा सा केस देता हूं। Suppose here is a, just for sake of example, here is a positive charge, here is a negative charge, okay? Now you know the lines of flux are going from the positive charge towards the negative charge like this. Now for a single charge you know how to draw the equipotential surface. For a single charge you know how to draw the equipotential surface. But now there are two charges. There may be even more number of charges. But now you are asked to draw the equipotential surface. थोड़ा ध्यान से देखो हम equipotential surface को यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे। हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट टू द सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इधर से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जाएगा वो कुछ इस शेप का होगा, नॉर्मल टू द फ्लक्स लाइक दिस। ये हुआ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चौथा, ऐसे करके ढेर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यू कैन ड्रॉ। यू कैन गो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बिटवीन these two charges। Are you getting?
So in any region, if you know how the lines of flux are flowing, you can easily plot the equipotential surfaces. They will ask you as a 1 mark question for a dipole. We are going to see a dipole, a combination of two equal and opposite charges. For a dipole, draw the equipotential surfaces. So you have to draw the equipotential surfaces like this. This surface will have some potential V1, this is V2, this is V3, this is V4, this is V5, and you know V1 will be more because it is close to the positive charge, V5 will be the least, it is close to the negative charge, it will be more negative, less positive, and accordingly. ठीक है, तो क्या मिला कि अगर किसी एक मल्टीपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करोगे? पहले ड्रॉ करोगे लाइंस ऑफ फ्लक्स। लाइंस ऑफ फ्लक्स को लेके उसको परपेंडिकुलर करके जो सरफेसेस बनेंगे उनको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे वो सिंगल पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो या कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द चार्जेस। नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पोजीशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, कितना चार्ज रखा है, कैसे रखा है, सबके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ सपोज हमें चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पर्टिकुलर शेप का, मुझे इस शेप का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए, एक पर्टिकुलर शेप का, तो इट नाउ बिकम्स डिफिकल्ट। मुझे चाहिए सपोज ऐसा शेप का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मुझे तो अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि कहां पर रखेंगे, कितना चार्ज रखेंगे, कैसे रखेंगे कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू दिस। इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। सो हाउ वी गेट ए पर्टिकुलर शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस? हमें एक पर्टिकुलर शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए। हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द सरफेसेस वेयर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। आप जानते हो ऑन ए कंडक्टिंग बॉडी द सरफेस एट द फील्ड एट द सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो आपको जिस शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए, आप चाहे चार्ज कैसे भी रख दो, कितने भी चार्ज कहीं रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज एक एल्युमिनियम फॉयल को यूज करके आप क्या किए, ऐसा शेप का क्लोज्ड सरफेस बनाए। अब कैसे भी चार्ज रखो, अंदर रखो, बाहर रखो, जो भी होगा पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा। एट एवरी पॉइंट यू विल सी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। व्हेन इट इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड यू आर मूविंग लाइक दिस, व्हाट इज द वर्क डन बाय और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड? Zero, because E is perpendicular to the displacement. If the work done is zero, means potential difference is zero, means potential at every point is same. So to get a particular shape equipotential surface, we make a conductor of that shape and put it in the electrostatic field. So we get a equipotential surface of our choice. ठीक है? तो equipotential surface के बारे में हम लोग इतने सारे चीज देख ली जिसमें डायरेक्ट 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? Now I want to go for a small question. Question देखो, question number 1. For an equipotential, for a point charge, 3 equipotential surfaces are shown. Draw or choose correct option. Choose correct option में आपको 3 ठो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके किसी पॉइंट चार्ज के लिए दिखा रहा हूं, कौन सा सही है बोलना। ये हुआ पॉइंट चार्ज, उसके चारों तरफ ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। सो देयर आर 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यू सी। ठीक है, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल है V1, यहाँ पर है V2, यहाँ पर है V3, ठीक है, यहाँ पर है V2 और यहाँ पर है V3। Similarly, I give you another case. Here is a point charge, here is one equipotential surface, ठीक है, and here is another equipotential surface, ठीक है, and here is another equipotential surface. You notice what is the difference I am making in the figures. ये V1, ये वाला हो गया V2, बाहर वाला हो गया V3। देखो यहाँ पर सारे गैप बराबर थे, यहाँ पर गैप्स धीरे धीरे घट रहे हैं। तीसरा केस में हम कहेंगे गैप्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो
तीसरा केस में ड्रॉ करने के लिए जगह नहीं, तो आई विल ड्रॉ इट हियर समवेयर। तीसरा केस में दिया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ ऐसे, आई एम गिविंग यू अ केस। ओके, पूछा है तीसरा केस, ये केस ए, केस बी, केस सी। केस सी में क्या है, एक पॉइंट चार्ज है और उसके चलते एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसा, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो इसके पास है, तीसरा वाला थोड़ा ज्यादा दूर पे है, ठीक है, और ऐसा करके दिया है। ऐसे करके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए। यहाँ पर क्यू चार्ज है सेंटर में, यहाँ पर क्यू चार्ज है सेंटर में, यहाँ पर क्यू चार्ज है सेंटर में। क्या दिया है, गिवन, क्या दिया है, गिवन V1 is equal to 10 volt, V2 is equal to 20 volt, V3 is equal to 30 volt, ठीक है, और उल्टा कर दिए, V1 is equal to 30 volt, V2 is equal to 20 volt, V3 is equal to 10 volt, क्योंकि जितना दूर दूर जाएंगे पोटेंशियल घटने लगेगा। तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, 10, 20, 30, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। कौन सा फिगर आपको सही लग रहा है, थोड़ा आपको दिमाग लगा के बताना। डी में क्या दिया, नॉन, कोई भी फिगर सही नहीं है। कोशिश करिए देखने के लिए। देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान लो कि हम कहेंगे ये सब बराबर डिस्टेंस होगा। सोचो थोड़ा, पहला वाला फिगर को लेकर सोचो, कैसे सोचेंगे इसको। मान लो कि ये डिस्टेंस r है, ये 2r है, ये 3r है, ये गैप कितना बराबर है, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे k q by r हो गया यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पर हो गया k q by 2r। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया देखो तो, k q by 2r, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। मान लो एक r है, 2r है, मतलब r का गैप ले रहे हैं। सिमिलरली k q by 2r और k q by 3r, k q by 2r हो गया यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पर k q by 3r। थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी k q by 6r। इसका मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम है। पहला दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज k q by 2r, बाहर वाले दोनों के बीच में k q by 6r। लेकिन हमारा क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 10 10 10 है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह 10 है आपका, इसका मतलब ये गैप बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा दूसरे तरीके से सोचें। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज द वाटर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे जैसे दूर दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ने लगता है। सो फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो थोड़ी दूर आने से हो जाएगा। फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है क्योंकि दूर हो गया, तो हमें ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। दैट मींस दिस गैप विल बी मोर देन दिस गैप। सी व्हिच फिगर इज करेक्ट, फिगर सी इज करेक्ट। क्या मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा पाया? यस सर, यस सर। क्या जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ते जा रहा है, और फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज्यादा डिस्टेंस जाना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस जाएंगे तो 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस जाएंगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि दिया है ये 30, ये 20, ये 10, पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर दिया है, मतलब यहाँ पर गैप ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है जो दिखने में कुछ ऐसा है। डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और क्या दिया है, ये दिया है 10 वोल्ट, ये दिया है 6 वोल्ट, ये दिया है 2 वोल्ट, ये दिया है -2 वोल्ट, और ये एंगल कितना दिया है, ये सारा 30 डिग्री है। और वैल्यूज कितना दिया है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये है कितना, x इज इक्वल टू से 5, ये x इज इक्वल टू 10, ये x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 20, है ना, इन मीटर। ध्यान से देखो क्वेश्चन को।
different equipotential surfaces. Are shown parallel to each other. ठीक है, ये कोई एक पॉइंट P है. Find वेक्टर E एट पॉइंट P. मतलब E का मैग्नीट्यूड भी पता करना है और डायरेक्शन भी पता करना है. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. थोड़ा ध्यान से देखना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है. कैसे पता करेंगे? दो चीज निकालना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है. पहले चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन में देखेंगे कि EP का मैग्नीट्यूड कितना है. यू नो मैग्नीट्यूड इज dV by dx. आप कहोगे नहीं तो सर ये तो माइनस dV by dx था. अरे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इट इज सेम एज dV by dx है कि नहीं. मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वोल्ट पर मीटर में आएगा. तो ठीक है, हम जब ऐसे जा रहे हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मल टू द सरफेस मतलब दो किस्म का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन हमारे पास एक जानकारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये हायर टू लोअर पोटेंशियल. अरे हम सोचिए किसके स्टूडेंट है. हायर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, ये पता चल गया. इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी नॉर्मल टू द सरफेस डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. अच्छा ये बात है. तो dV कितना है, dV मतलब 2V से -2V. तो dV क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 माइनस -2 दैट इज 4 वोल्ट. dx ये डिस्टेंस कितना है, कौन सा डिस्टेंस भाई, ये डिस्टेंस पूछा है, ये हो गया dx. अगर ये 30 डिग्री है तो सोचो ये है 15 और ये है 20, मतलब डिस्टेंस कितना है 5. ये छोटा सा ट्रायंगल को देखो, dx कितना आएगा, ये 5 cos 30, ये 5 sin 30. तो क्या लिखेंगे, 8p dv is 2 minus -2 is 4 volt, dx is 5 sin 30. क्या मैं ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? Yes, sir. तो ये हो गया 5 sin 30. तो dv मिल गया, dx मिल गया. तो E का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4/5/2 is 8/5 is 1.6 वोल्ट पर मीटर. हाँ ये मैग्नीट्यूड मिल गया. डायरेक्शन पता करना है. चलो थोड़ा ये फिगर को ढंग से देखते हैं. ये फिगर को थोड़ा ढंग से देखते हैं. E कैसा है, E ऐसा है, कितना है 1.6 और 8/5 जो भी कहो, इट वाज 1.6 वोल्ट पर मीटर. क्या गेस करके बता सकते हो ये जो E था ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा था, ये y एक्सिस है. सोचो ये E हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल करेगा. ऊपर वाला एंगल होता है, ये ऊपर वाला एंगल होता है 30 डिग्री, नहीं इसके साथ ये पैरेलल है तो ये एंगल होगा 30 डिग्री. तो ये कितना होगा 60 डिग्री. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री. 60 डिग्री समझ में आया क्या? Yes. अगर ये बात है तो हम कहेंगे E वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें. उसका x कंपोनेंट कितना होगा 1.6 cos 60 i कैप, 1.6 cos 60 i कैप. प्लस होगा कि माइनस होगा, देखो तो y कंपोनेंट उसका माइनस होगा क्योंकि नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है इंडिकेशन. तो हम कहेंगे माइनस 1.6 sin 60 j के, सिंप्लीफाइंग इट इज 0.8 i के माइनस 0.8 √3 j के वोल्ट पर मीटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय दिस. देख लो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा कुछ लोगों के लिए, करते करते कर दिया मैं, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. ठीक है, बोर्ड में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा. वो सिंपली पूछेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन और ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके पूछेंगे. इज इट अंडरस्टूड? Yes. तो
तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है निकालना आता है ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो आपकी 1 मार्क वाला क्वेश्चन आता है किसको कहते हैं, जिसमें हर जगह पोटेंशियल बराबर है। फॉर ए पॉइंट चार्ज कैसा होता है, ऐसे concentric spherical. For an infinite line charge, coaxial cylindrical. For an infinite surface charge, they are parallel planes. Okay. To what is the potential difference between 2 points on an equipotential surface? You said is 0. Do they ever intersect? No, they never intersect each other. Now, what is the Warden moving a charge from one point to other on the equipotential surface? 0. How is the electric field on the equipotential surface? It is always normal to the surface directed from higher to lower potential. How you plot the equipotential surface in a region of different charges? First we plot the lines of flux, then we draw surfaces normal to the lines of flux. How you get a particular predefined shape equipotential surface? By taking a conductor of our desired shape, we get an equipotential surface in an electrostatic field. इतना सारा चीज तो हम बता दिए सारे को आपको जिस्ट में। Is it understood?